एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहाँ पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करते हैं। चलिए, तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ जो थी वो चल रही थी पिछली कुछ वीडियोस से, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिमांड थियोरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये चारों टॉपिक्स हमारे पूरी तरीके से कंप्लीटेड हैं। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद जाकर चेक कर सकते हैं उन सब वीडियोस को भी। अब बात करते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी की, जिसके लिए आप आए हैं इस वीडियो में। तो पिछली जो वीडियो थी वो रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी का पार्ट 1 था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा। इस वीडियो को इसी वक्त पॉज कर दीजिए और उस वीडियो को देखिए, और उसके बाद आप आइए इस वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारा आगे कैसे चलने वाला है प्रोसीजर। तो हमारा प्रोसीजर चलेगा, पहले हम प्राइस इफेक्ट करेंगे रिवील प्रेफरेंस के बाद, देन बैंड वैगन, स्नॉब इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, देन आईसीसी, पीसीसी एंड एंजल कर्व जो का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितनी भी थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमारे जितनी भी थियोरीज आती हैं उन सबको हम क्रोनोलॉजी में लगाएंगे। ठीक है, आते हैं पेपर के अंदर क्वेश्चन काफ़ी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कि कौन सी थियोरी पहले आई, क्या ईयर था, कौन सी बुक में आया, ये सब चीज़ें जो है मैं इसके अंदर कवर करूँगी इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट इज़ PYQs की थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे वो सब मैं इस क्लास के अंदर डिस्कस करूँगी। क्लियर? चलिए, तो टॉपिक्स में बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ उन सब के लिए जिन्होंने पहली बार मुझे ज्वाइन किया है। तो मेरा नाम सिमरन सहगल है, मैं 3 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। मैंने 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर किया है। मेरा आर्टिकल पब्लिश है ऑप्टिमा में, ISBN नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया है और मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। तो ये सारी लिस्ट है आपके सामने, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए, अब रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी जो है वो उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। जैसे कि मैंने बताया, उसमें हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, देन हमने पढ़ा व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ RPT, दैट इज रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी, देन हाउ टू डिराइव डिमांड कर्व अंडर RPT। बहुत छोटा सा टॉपिक हमें लग रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम इसने कंज्यूम किया था पिछली वीडियो में, क्योंकि हमने इन डिटेल इसको अच्छे से समझाया है ना। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं और आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को, तो आप पिछली वीडियो में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, अब 4th, 5th एंड 6th पॉइंट जो है इसे भी मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। तो आज हम जो कवर करेंगे डेरिवेशन ऑफ IC अंडर RPT, इंडिफरेंस कर्व को कैसे हम रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर डिराइव करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। देन वीक एक्सियम एंड स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ RPT जो है मैं पार्ट 3 बनाऊंगी, उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल्स, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम्स वगैरह सब कुछ उसके अंदर होंगे। तो आपको वीक एक्सियम और स्ट्रॉन्ग एक्सियम में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम उसके बाद नहीं रहेगी। चलिए, तो जैसे ही मैंने आपको लिस्ट दिखाई होगी, आप कुछ स्टूडेंट्स आप में से होंगे जिनको थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा कि भाई हमें तो लगता था रिवील प्रेफरेंस के अंदर सिर्फ वीक एक्सियम और स्ट्रॉन्ग एक्सियम के बारे में ही पढ़ाया जाता है, ये डिमांड कर्व कैसे इसके अंदर आ गया, ये इंडिफरेंस कर्व कैसे इसके अंदर आ गया। डिमांड कर्व तो मेरा कार्डिनल यूटिलिटी से रिलेटेड था, इंडिफरेंस कर्व तो मेरा ऑर्डिनल से रिलेटेड था, अब ये क्या चीज़ चल रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आपका IC और डिमांड कर्व RPT थ्योरम से भी डिराइव होता है। ठीक है, डिमांड कर्व हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, आज हम IC भी कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये देखिए, ये हमारी स्लाइड थी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन ये रहा हमारा डिमांड कर्व जैसे हमने डिराइव किया था। इस क्लास का कंसर्न है आज डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? तो इसका भी डायग्राम निकाल लेते हैं हम। ये देखिए, मैंने इस जैसे पिछली क्लास में डिमांड कर्व बनाया था बहुत ही सुंदर सुंदर अपने हाथों से अलग अलग कलर पेन्स को यूज़ करके, वैसे ही मैंने इस डायग्राम को भी बनाया है आपके लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारी इनिशियल बजट लाइन कौन सी है, हमारा इनिशियल बजट कंस्ट्रेंट कौन सा है। तो हमारा इनिशियल बजट कंस्ट्रेंट है AB। ठीक है, हमें पता है जो बजट लाइन होती है वो कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता ये चीज़ तो वो मेरी पिछली वीडियोस जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड वो जाकर देख लेना, ऑर्डिनल यूटिलिटी की,
उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन है। क्लियर? चलिए, तो हमें पता है बजट लाइन कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैंने अज्यूम किया कि मेरी इनिशियल बजट लाइन है ए बी, इसका मतलब मेरा जो इनिशियल इनकम है वो ए बी से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, चलो अब इस ए बी के ऊपर मैं कौन सा बंडल चूज़ करती हूँ, ये हमने पिछली क्लास में भी चूज़ किया था, इस बार भी चूज़ कर लेते हैं। अगर मैं मार्केट में जाती हूँ ए बी बजट कंस्ट्रेंट के साथ, तो मैं कौन सा बंडल खरीद रही हूँ या कौन सा बंडल प्रेफर कर रही हूँ? मैं प्रेफर कर रही हूँ बंडल जेड। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बंडल जेड को चूज़ किया, मुझे पता चला कि इस बंडल जेड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो रिवील्ड प्रेफर्ड होंगे। किससे? पॉइंट जेड से। ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पर रिवील्ड प्रेफर्ड की बात कर रही हूँ। रिवील्ड प्रेफर्ड कौन से पॉइंट्स होंगे? जो इस बजट लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे। क्लियर? चलिए, और रिवील्ड इन्फीरियर कौन से पॉइंट्स होंगे? रिवील्ड इन्फीरियर वो सारे पॉइंट्स होंगे जो इस बजट लाइन के नीचे हैं। ठीक है, और वो सब पॉइंट्स एक्सेप्ट जेड जो ए बी के ऊपर लाई कर रहे हैं, क्योंकि ए बी के ऊपर और भी बहुत सारे बंडल्स थे जो मैं चूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने कौन सा बंडल चूज़ किया? मैंने बंडल जेड चूज़ किया। तो मैंने बंडल जेड चूज़ करके मार्केट को अपनी प्रेफरेंस रिवील की कि इस ए बी बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर अगर मुझे कुछ भी बंडल चूज़ करने को दिया जाएगा तो मैं हमेशा बंडल जेड ही चूज़ करूँगी, उसके अलावा कोई भी बंडल चूज़ नहीं करूँगी। अगर मेरी इनकम ए बी होगी और मैं बाकी बंडल्स भी अफोर्ड कर सकती हूँ, फिर भी मैं कौन सा बंडल करूँगी? सिलेक्ट, मैं बंडल जेड सिलेक्ट करूँगी। क्लियर? चलिए, तो इसका मतलब रिवील्ड इन्फीरियर कौन से पॉइंट्स हैं? जो इस बजट लाइन के नीचे आ रहे हैं। बजट लाइन के नीचे आ रहे हैं तो हमें वैसे ही पता है कि वो कौन से पॉइंट होंगे जो मुझे कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई कम दे रहे होंगे। ठीक है, और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं एक्सेप्ट जेड, वो क्यों रिवील्ड इन्फीरियर है? क्योंकि मैंने जेड चूज करके मार्केट को रिवील की है अपनी प्रेफरेंस कि मैं हमेशा ए बी कंस्ट्रेंट के अंदर इसी बंडल को चूज करूंगी। चलिए, अब देखो ये वाला रीजन सी जेड डी। सी जेड डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी जेड डी जो रीजन है, ये सिर्फ लाइन की बात नहीं कर रही मैं, डॉटेड लाइंस, इसके ऊपर जितना भी मेरा एरिया है, ठीक है ना, इस एरिया की बात कर रही हूँ। तो सी जेड डी एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्ट्रिक्ट रिवील्ड प्रेफरेंस की बात कर रहा है। स्ट्रिक्ट रिवील्ड प्रेफरेंस क्या होती है कि अब देखो, अगर मैं जेड की बात करूँ और सी जेड डी में किसी भी पॉइंट की बात करूँ, मान लो ये 1 पॉइंट है, ठीक है, इस 1 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं बंडल जेड को चूज करूंगी या मैं बंडल 1 को चूज करूंगी? मैं बंडल 1 को चूज करूंगी। क्यों? क्योंकि बंडल 1 जो है मुझे मोर ऑफ कमोडिटी एक्स एंड मोर ऑफ कमोडिटी वाई दे रहा है। अगर ऐसा भी होता कि मुझे कहीं पर सी जेड के ऊपर कोई पॉइंट होता तो इसमें क्या होता? मोर ऑफ वाई मुझे मिलता उस पॉइंट में, ठीक है। और अगर कोई भी पॉइंट जेड डी के ऊपर होता तो उसमें मुझे मोर ऑफ एक्स मिलता, ठीक है। इसीलिए देखो, अब x कितना था यहाँ पर, इतना कहीं होगा, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ p की तो ये कितना होता? ज़्यादा होता x, ठीक है। तो ये जो एरिया है सी जेड डी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोर ऑफ ईदर वन गुड और बोथ द गुड्स, दैट मीन्स मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस की हमने अजम्पशन ली थी, मोर इज़ बेटर, जितना ज़्यादा मुझे आप दोगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, उतनी ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इसका मतलब Z से और सी जेड डी की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में से मैं किसको प्रेफर करूँगी? मैं सी जेड डी को प्रेफर करूँगी ओवर Z। क्लियर ये चीज़? चलिए, अब अज्यूम करते हैं कि मार्केट में जो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है या फिर पी एक्स जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। कमोडिटी एक्स का प्राइस मार्केट में डिक्रीज कर जाता है, तो जैसे ही कमोडिटी एक्स का प्राइस डिक्रीज करेगा, बजट लाइन कैसे शिफ्ट करेगी? बजट लाइन मेरी बाहर की तरफ शिफ्ट करेगी, है ना, क्योंकि अब मैं एक्स की कमोडिटी ज़्यादा ले सकती हूँ, ठीक है। मेरा पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है प्राइस कम होने से, तो एक्स की तरफ मेरी क्या बढ़ जाएगी? बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया मेरी बजट लाइन कैसी हो गई? ई एफ हो गई। क्लियर? अब इस ई एफ बजट लाइन के ऊपर मैंने अज्यूम किया एक बंडल जी, ठीक है। एक बंडल जी मैंने अज्यूम किया कि इसके ऊपर ई एफ के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो, क्या आप Z को प्रेफर करोगे ओवर G या फिर G को प्रेफर करोगे ओवर Z? अब 2 मिनट सोचिए इस चीज़ को कि अगर मैं अब ई एफ बजट लाइन की बात कर रही हूँ तो आप Z को प्रेफर करोगे या आप G को प्रेफर करोगे? सोच लिया? चलिए, अब मैं बताती हूँ कि इसका क्या आंसर है। इसका आंसर ये है
कि जो जी बंडल है इसे मैं चूज नहीं करूंगी, मैं हमेशा जेड को चूज करूंगी। अब देखो इसके पीछे दो रीजन है। दो रीजन क्या है? एक तो ये रीजन कि जो जी है वो मेरा ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, ए बी के ऊपर भी लाई कर रहा है, ई एफ के ऊपर तो है ही, साथ में देखो ये कट कर रहा है इसको, तो ये ए बी के ऊपर भी लाई कर रहा है। क्लियर? अब जब ये ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, मैंने पहले ही बोला था ए बी के ऊपर मैं कौन सा बंडल लूंगी? हमेशा बंडल जेड। इसके अलावा जो भी बंडल होगा इस ए बी कंस्ट्रेंट के ऊपर मैं उसे कभी नहीं लूंगी, ठीक है। इसका मतलब जेड को मैं हमेशा प्रेफर करूंगी ओवर जी, क्योंकि जी भी मेरा ए बी के ऊपर लाई कर रहा है और ए बी के ऊपर मैं सिवाय जेड के कोई बंडल लेती ही नहीं, ठीक है। तो मैंने जेड को प्रेफर किया। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है, देखो ई एफ मेरी कौन सी बजट लाइन है? ये वाली बजट लाइन है, और जेड देखो ई एफ के ऊपर लाई कर रहा है। और मैंने क्या बोला था? कोई भी बंडल जो बजट लाइन के ऊपर लाई करेगा उसे मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी ओवर एनी बंडल ऑन द बजट लाइन, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा मुझे यूटिलिटी देगा, वो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, इसीलिए जेड इज प्रेफर्ड ओवर पॉइंट जी। क्लियर ये सबको? देखो मैंने क्या बोला, दिस रीजन रिवील्ड प्रेफर्ड रीजन दैट इज सी जेड डी इज प्रेफर्ड ओवर जेड एंड जेड इज प्रेफर्ड ओवर जी। क्लियर? अभी तक हमें समझ में आई ये चीज? चलो अब हम बात करते हैं कौन से एरिया की? हम बात करते हैं इस एरिया की, जी बी एफ की, ठीक है। अब आप देखो, क्या मैं जी को प्रेफर करूंगी या मैं किसी पॉइंट को प्रेफर करूंगी जो जी बी एफ के अंदर लाई कर रहा हो, इस ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा हो, उस पॉइंट को करूंगी या फिर जी को प्रेफर करूंगी? बिल्कुल मैं जी को प्रेफर करूंगी, ठीक है। जी को क्यों प्रेफर करूंगी? क्योंकि देखो कोई भी पॉइंट जो जी बी एफ में लाई करेगा वो हमेशा इस बजट लाइन के नीचे होगा, और मुझे पता है बजट लाइन के नीचे जो भी पॉइंट होता है वो हमेशा रिवील्ड इंफीरियर टू द पॉइंट होता है जो भी मेरा बजट लाइन के ऊपर हो, है ना। तो इसका मतलब मैं जी को प्रेफर करूंगी ओवर एनी पॉइंट इन द जी बी एफ रीजन। अब हमने क्या पढ़ा? जेड इज प्रेफर्ड ओवर जी एंड जी इज प्रेफर्ड ओवर जी बी एफ। इसका मतलब Z विल बी प्रेफर्ड ओवर GBF बाय द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। यही हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ट्रांजिटिविटी क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा ट्रांजिटिविटी की अजम्पशन क्या होती है। देखो अगर Z को मैं G के ऊपर प्रेफर कर रही हूँ और G को मैं GBF के ऊपर प्रेफर कर रही हूँ, इसका मतलब Z को मैं GBF के ऊपर प्रेफर कर रही हूँ। क्लियर ये चीज सबको? चलो इसका मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये जो रीजन है सी जेड डी इज प्रेफर्ड ओवर जेड एंड जेड इज प्रेफर्ड ओवर जी एंड जेड इज ऑल्सो प्रेफर्ड ओवर जी बी एफ, ठीक है। जब मेरा प्राइस कम हुआ उससे मुझे ये चीज पता चली। चलो अब हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज कर गया मार्केट के अंदर। अब अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज कर जाए मार्केट में तो मेरी बजट लाइन कैसी बनेगी? मेरी बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। क्यों अंदर की तरफ? क्योंकि अब मैं एक्स की कमोडिटी कम ले पाऊंगी, ठीक है। अब मैं एक्स को ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकती, मेरा पोटेंशियल जो है उसके अंदर कम हो चुका है क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है। क्लियर? तो देखो हमने अज्यूम किया कि मेरी बजट लाइन कैसी बन गई? के एल बन गई, इस केस में रेड वाली लाइन बन गई। क्लियर? जब मेरा प्राइस डिक्रीज हुआ था तो कैसी बनी थी? ये ब्लू वाली लाइन थी, ठीक है, ई एफ। जब मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ तो कैसी बन गई? ये रेड वाली लाइन, दैट इज के एल। क्लियर? अब इस के एल के ऊपर मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया यू, ठीक है, एक पॉइंट मैंने क्या अज्यूम किया? यू। अब बताओ मैं इस पॉइंट यू में इस पॉइंट यू को ज्यादा प्रेफर करूंगी या फिर ये जो एरिया है एम यू एन, ठीक है, ये जो एम यू एन एरिया है इसके ऊपर का, इसको प्रेफर करूंगी? इस U को प्रेफर करूंगी या इस एरिया को प्रेफर करूंगी? ऑब्वियसली मैं इस एरिया को प्रेफर करूंगी। वही सेम कंडीशन जो यहाँ पर थी हमारी Z और रीजन 1 के अंदर। क्यों मैंने इसको किया सिलेक्ट? क्योंकि ये मुझे दिखा रहा है मोर ऑफ ईदर वन गुड और मोर ऑफ बोथ द गुड्स, दैट मीन्स मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मेरी आरपीटी की क्या है? एक अजम्पशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऑलवेज एम यू एन को प्रेफर करूंगी ओवर बंडल यू। क्लियर? चलो अब मैंने एम यू एन को तो यू से प्रेफर कर लिया। अब मुझे बताओ क्या मैं यू को प्रेफर करूंगी या मैं जेड को प्रेफर करूंगी? यू को प्रेफर करूंगी या जेड को प्रेफर करूंगी? मैं यू को प्रेफर करूंगी। क्यों? क्योंकि जेड किस पर लाई कर रहा है? जेड मेरा लाई कर रहा है के एल के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकल कर जा रहा है मेरा के एल,
तो z किसके ऊपर लाई कर रहा है, KL के ऊपर। और अभी मैंने क्या कहा, KL के ऊपर मैंने बंडल कौन सा अज्यूम किया है, U अज्यूम किया है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने U अज्यूम कर लिया, इसका मतलब Z जो है वो रिवील्ड इन्फीरियर हो गया मेरे U से। क्यों रिवील्ड इन्फीरियर हो गया, इसीलिए रिवील्ड इन्फीरियर हो गया क्योंकि मैंने KL के ऊपर एक बंडल ऑलरेडी चूज कर लिया है U, और जैसे ही मैंने U चूज किया, इससे मैंने मार्केट को रिवील किया कि मेरी प्रेफरेंसेस क्या है, कि मैं हमेशा U को प्रेफर करूंगी ओवर एनी बंडल ऑन द बजट लाइन KL, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये अज्यूम किया तो Z जो है, जो कि KL के ऊपर भी लाई कर रहा है, ये रिवील्ड इन्फीरियर हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने U को प्रेफर किया ओवर Z। दूसरा रीजन क्या है, अब आप देखो, अगर आप देखो ये वाला रीजन AB लाइन को, अगर आप देखो AB लाइन के ऊपर Z लाई कर रहा है और U इससे ऊपर लाई कर रहा है, तो हमें पता है ऑब्वियसली जो भी बजट लाइन के ऊपर एरिया लाई करता है वो हमेशा रिवील्ड प्रेफर्ड टू द पॉइंट होता है, जो भी मेरा बजट लाइन के ऊपर हो। इसीलिए अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि MUN विल बी प्रेफर्ड ओवर U एंड U विल बी प्रेफर्ड ओवर Z। समझ में आती है ये चीज़ सबको अच्छे से। अब देखो क्या अभी तक चल रही है सिचुएशन। एरिया 1 इज प्रेफर्ड ओवर Z इज प्रेफर्ड ओवर GBF, ठीक है। MUN इज प्रेफर्ड ओवर U एंड U इज प्रेफर्ड ओवर Z। क्लियर, सबको समझ में आती है ये चीज़। इसका मतलब अगर मैं इस रीजन की बात करूँ Z के ऊपर वाले की, तो ये इससे ज़्यादा रिवील्ड प्रेफर्ड होगा। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ जो कि मेरा नीचे की तरफ लाई कर रहा है, इसे मैं हमेशा रिवील इन्फीरियर करूँगी Z से। और जो भी एरिया मेरा इस ऊपर रीजन में लाई कर रहा है, ये कौन सा एरिया होगा, रिवील्ड प्रेफर्ड टू एरिया Z। क्लियर, समझ में आती है ये चीज़ सबको अभी तक। चलो अब हम नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो अभी हमने पॉइंट Z बनाया है और अपनी बजट लाइन AB बनाई है, ठीक है, खाली। और ये जो एरिया है मेरा कौन सा था, CZD वाला, ठीक है ना, CZD वाला। तो इस मैंने यहाँ पर बताया है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस क्या रहने वाला है, कि मैं पहले किसे प्रेफर करूंगी, फिर किसे प्रेफर करूंगी, फिर किसे प्रेफर करूंगी। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगी इस एरिया को, CZD को मैं सबसे पहले प्रेफर करूंगी। क्यों ऐसा, क्योंकि ये मुझे या तो एक कमोडिटी का ज़्यादा अमाउंट देता है या फिर दोनों कमोडिटीज़ का ज़्यादा अमाउंट देता है, ठीक है। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा इसको प्रेफर करूंगी। नेक्स्ट मैं किसको प्रेफर करूंगी, इस एरिया को प्रेफर करूंगी, दैट इज MUN वाला या फिर U वाला, ठीक है ना, उस एरिया को मैं प्रेफर करूंगी। क्यों मैं प्रेफर करूंगी इस एरिया को ज़्यादा, इसीलिए प्रेफर करूंगी क्योंकि ये मेरा रिवील्ड प्रेफर्ड रीजन था, किससे, Z से। क्लियर, हमने भी पढ़ा था MUN इज प्रेफर्ड ओवर U एंड U इज प्रेफर्ड ओवर Z, दैट मीन्स MUN इज प्रेफर्ड ओवर Z ट्रांजिटिविटी की वजह से। तो इसीलिए फर्स्ट पर मैंने इस एरिया को लिया CZD को, सेकेंड पर मैंने किसको लिया, MUN को। चलो थर्ड पर कौन सा रीजन होगा, ये पॉइंट Z। अब मैं Z को प्रेफर करूंगी आफ्टर दिस एरिया, ठीक है। क्यों Z को प्रेफर करूंगी, क्योंकि ये मेरा बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज दिस रीजन, ये एरिया 4 वाला एरिया। अब ये कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है GBF वाला, ठीक है। अब मैंने बताया था कि Z जो है इज प्रेफर्ड ओवर GBF, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में प्रेफरेंस रखी है, इसकी प्रेफरेंस मेरी हमेशा लास्ट में रहेगी। क्या कंक्लूजन निकला, ये जो एरिया है CZD ये हमेशा सबसे ज़्यादा प्रेफर होगा, उसके बाद ये एरिया होगा दैट इज MUN, उसके बाद पॉइंट Z, देन दिस एरिया 4। क्लियर सबको अच्छे से। चलो नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व के लिए। क्लियर, ये तो हमें पता चला कि प्रेफरेंसेस का ऑर्डर क्या होने वाला है हमारी इंडिफरेंस कर्व के लिए। क्लियर, अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व बनेगा कैसा। ये देखो, ओनली शेप पॉसिबल इज कॉन्वेक्स IC, ठीक है। RPT कहता है कि एक ही इसकी जो शेप है पॉसिबल है इंडिफरेंस कर्व की, दैट इज कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, जो अभी तक हम पढ़ते भी आए हैं, ठीक है। ऑर्डिनल के अंदर हमने पढ़ा था कि IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, लेकिन कॉन्वेक्स क्यों था ये हमने नहीं पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स क्यों है। ये कॉन्वेक्स इसीलिए है क्योंकि इसकी और कोई शेप पॉसिबल है ही नहीं। और कोई शेप पॉसिबल क्यों नहीं है, देखो
हमने अज्यूम किया है मेरी बजट कंस्ट्रेंट कौन सा है, ए बी, जिसके ऊपर मैं जेड बंडल को चूज करती हूँ, ठीक है। अब इसी जेड से पास ऑन होने वाली मैंने बहुत अलग अलग तरीके की शेप्स बना दी, सब तरीके की शेप्स बना दी, ठीक है, कि किस शेप का मेरा आईसी हो सकता था। अब हम हर किसी को देखेंगे कि क्या ऐसा आईसी पॉसिबल है या नहीं है। चलो, अब जैसे ही मैंने ये वाला आईसी बनाया, देखो ये एल शेप्ड आईसी मैंने बनाया। एल शेप्ड आईसी किसका होता है, मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, एल शेप्ड आईसी कौन से गुड्स का होता है, ठीक है। चलो, अब जैसे ही मैंने ये एल शेप्ड आईसी बनाया, अब हमें पता है इस एल शेप्ड आईसी में हमेशा वो पॉइंट्स होंगे जिन्हें मैं क्या करूंगी, स्ट्रिक्टली प्रेफर करूंगी ओवर जेड, ठीक है। जेड से मैं इन्हें स्ट्रिक्टली प्रेफर करूंगी। इसका मतलब यहाँ पर इंडिफरेंस की तो कोई सिचुएशन हुई ही नहीं, यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड हो रहे हैं सारे पॉइंट्स ओवर जेड। इसका मतलब जेड इन सब पॉइंट से इंडिफरेंट है ही नहीं, ठीक है, उल्टा इन सब पॉइंट से ये रिवील्ड इंफीरियर है। तो इसका मतलब आईसी मेरा एल शेप्ड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एल शेप बनाऊंगी तो इसके अंदर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस लगेंगी, मोर ऑफ वन गुड और मोर ऑफ बोथ द गुड्स लगेगा। और जैसे ही वो सिचुएशन हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर इंडिफरेंस तो है ही नहीं। इंडिफरेंस कर्व क्या है कि सब पॉइंट्स के बीच में जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो ही नहीं रहा, इसका मतलब आईसी मेरा एल शेप्ड नहीं बन सकता। क्लियर। चलो, दूसरा हम अज्यूम करते हैं ए बी, मतलब ए बी मेरा बजट लाइन तो है ही, लेकिन ए बी को मैंने अपना इंडिफरेंस कर्व भी अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ए बी जो है वो कैसा इंडिफरेंस कर्व है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग किस तरीके के गुड्स का इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। चलो, अब अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरा आईसी कैसा बना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बना है, तो मुझे पता है मैंने बंडल जेड को चूज किया है इस ए बी के ऊपर, और मेरे लिए अगर मैंने ए बी को चूज कर लिया मार्केट में, तो मैंने अपनी प्रेफरेंस उसके लिए रिवील कर दी मार्केट को। इसका मतलब जब भी मुझे ए बी कंस्ट्रेंट मिलेगा तो मैं हमेशा इसी पॉइंट को चूज करूंगी और किसी भी पॉइंट को चूज ही नहीं करूंगी, ठीक है। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स ऑन ए बी हैं एक्सेप्ट जेड आर रिवील्ड इन्फीरियर टू जेड, ठीक है, क्योंकि मैं उन सबको ले ही नहीं रही हूँ, चाहे वो अफोर्डेबल भी हैं। इसीलिए मेरा ए बी जो है मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग मेरा आई सी बी नहीं बन सकता, क्योंकि बाकी के पॉइंट्स इसके ऊपर जेड से रिवील्ड इन्फीरियर है। क्लियर। चलो, अब हम देखते हैं कि मेरा आईसी कैसा बना है, ये रेड कलर वाला, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग आईसी। अब अपवर्ड स्लोपिंग आईसी क्यों नहीं बना, अब देखो ये पॉइंट Z जो है इसको मैंने लिया है, और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे आप देखो इस रीजन में लाई कर रहे हैं, ये इस वाले रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, मेरे CZD वाले रीजन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर मोर ऑफ इधर वन गुड होगा या मोर ऑफ इधर बोथ द कमोडिटीज होगा, मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होंगी। तो मैं इस एरिया को हमेशा प्रेफर करूंगी ओवर जेड, ठीक है, इस एरिया को मैं हमेशा प्रेफर करूंगी ओवर जेड। और अगर मैं इसके नीचे की बात करूं तो ये क्या है, ये वाला जो एरिया है जेड के नीचे वाला, ये हमेशा रिवील्ड इन्फीरियर टू जेड होगा, क्योंकि ये ए बी के बिल्कुल नीचे लाई कर रहा है, और जो भी एरिया बजट लाइन के नीचे लाई करता है वो मेरा रिवील्ड इन्फीरियर होता है ओवर द पॉइंट ऑन द बजट लाइन। सिंपल। इसका मतलब ये जो एरिया है इसका नीचे वाला पॉइंट जेड के नीचे वाला, ये रिवील्ड इन्फीरियर हो गया जेड से, और जो ये ऊपर वाला एरिया है ये क्या हो गया, ये रिवील्ड प्रेफर्ड हो गया जेड से। इसका मतलब ये इंडिफरेंस तो हो ही नहीं रहा कहीं, इस इतने रीजन में प्रेफरेंस आ रही है, इतने रीजन में इंफीरियोरिटी आ रही है, और ये वाले बंडल को मैंने चूज किया है, तो कहीं भी इंडिफरेंस दिख रही है तुमको, नहीं दिख रही। इसका मतलब ऐसा भी मेरा आईसी नहीं बन सकता। चलो, अब नेक्स्ट केस हमारा क्या है कि मेरा आईसी कॉनकेव बन जाए, ठीक है। कॉनकेव का क्या मतलब होता है, मेरा बल्ज्ड आउट, ठीक है, नहीं बल्ज्ड इन होना चाहिए मेरा कॉनकेव, ठीक है, ऐसा अंदर की तरफ मेरा उसका बल्ज होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉनकेव जो अगर मैं आईसी बना लूं तो अब आप देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स जेड से नीचे लाई कर रहे हैं, ए बी से नीचे लाई कर रहे हैं, तो भाई ये तो वैसे ही रिवील्ड इन्फीरियर टू जेड हो गए, सारे पॉइंट्स रिवील्ड इन्फीरियर टू जेड हो गए, क्योंकि ए बी से नीचे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इंडिफरेंस तो इसमें भी नहीं आई, ठीक है। इसका मतलब मेरा आईसी कॉनकेव भी नहीं बन सकता। तो ओनली पॉसिबल शेप क्या रह गई, एल शेप नहीं हो सकता, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता, कॉनकेव नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता, तो कैसा हो सकता है, ये कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है।
कैसा बना दिया मैंने, ये ब्लैक कलर का जो जिसके आगे मैंने IC भी लिखा हुआ है, ठीक है। यही हमारी एक ओनली पॉसिबल शेप रह गई इंडिफरेंस कर्व के लिए, दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो RPT थ्योरम क्या कहती है, मेरा IC कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, क्योंकि इसकी और कोई शेप पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस एंड रिवील्ड इंफीरियोरिटी। क्लियर, समझ में आया ये सबको अच्छे से कि IC कैसे डिराइव हुआ हमारा, क्लियर। चलो, तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो अगर आप देखना चाहते हो ये सब क्या नाम है, ये सारी एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप पॉज कर नहीं पढ़ना चाहते हो, इसका PDF चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इन सब के PDFs जो है वो मैं सेंड वहाँ पर करती हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर आसानी से पढ़ भी सकते हो, क्लियर। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी की, जिसके अंदर हमारा मेन टॉपिक दैट इज वीक एक्सियम और स्ट्रॉन्ग एक्सियम हम पढ़ेंगे, अगर आप वो पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आप वो वीडियो मिस आउट ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिथम ऐसे ही चलती है, अगर आप लाइक करेंगे तो वो इस वीडियो को प्रमोट करेंगे और उसके बाद ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, क्लियर। चलिए, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं PDFs के लिए तो उसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो अप करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से, वहीं पर मैं थोड़ी वीडियोस वगैरह वहाँ पर रील्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। मैं इंस्पिरेशनल कोट्स वगैरह भी वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ, तो अलग अलग फिलोसोफर्स के आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझे बिजनेस इंक्वायरी के लिए ईमेल करना चाहते हैं तो mindyoureconomics@gmail.com के ऊपर मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो चलिए, स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।